देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने ठोसों के विद्युतीय गुण के बारे में पढ़ा। आज हम लोग इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है ठोसों के चुंबकीय गुण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, ये कहा जाता है कि प्रत्येक पदार्थ में कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण पाया ही जाता है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है तो वहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। कहने का तात्पर्य है, जो इलेक्ट्रॉनों की दो प्रकार की गति होती है, एक नाभिक के चारों ओर की कक्षीय गति और एक खुद के अक्ष पर चक्रण गति। तो इलेक्ट्रॉनों की इन दोनों गति के कारण कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। कक्षीय गति के कारण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और चक्रण गति के कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और इन दोनों चुंबकीय आघूर्ण के कारण ही प्रत्येक पदार्थ में कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण पाया जाता है। इस आधार पर जो पदार्थ होते हैं उन्हें अलग अलग तरीके से 5 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं पदार्थों के चुंबकीय गुणों के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो छोटे चुंबक की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है, जिससे चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो क्या होता है बेटा, जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण वहाँ पे एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, यह चुंबकीय आघूर्ण उसकी 2 प्रकार की गतियों से उत्पन्न होता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन की 2 प्रकार की गति होती है। एक होती है नाभिक के चारों ओर की कक्षीय गति और एक होती है खुद के अक्ष पर घूमने वाली चक्रण गति। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगाता ही लगाता है, साथ में वो अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो नाभिक के चारों ओर जो वो चक्रण लगाता है, नाभिक के चारों ओर जो वो गति करता है, उसे कहते हैं कक्षीय गति। क्या कहा जाता है उसे? कक्षीय गति। और कक्षीय गति के कारण उत्पन्न होने वाले आघूर्ण को कहते हैं बेटा कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। क्या कहा जाता है? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। और साथ ही साथ नाभिक के चारों ओर तो इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा है, साथ के साथ वो अपने अक्ष पर भी घूमता है, अपने अक्ष पर भी गति करता है, जिसे कहते हैं चक्रण गति। दूसरी क्या होती है? चक्रण गति। और चक्रण गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, तो हमने क्या देखा कि इसकी गति के कारण 2 प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, देखिए, नाभिक के चारों ओर की जो गति होती है, जिसे हम कक्षक गति बोलते हैं या कक्षीय गति भी कहते हैं, इसके कारण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। दूसरा हम बात करें अपने अक्ष पर, यानी अपने अक्ष पर जो इसकी चक्रण गति होती है, इस चक्रण गति के कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो हमने क्या देखा कि किसी पदार्थ में, या हम बात करें किसी भी परमाणु में, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी 2 प्रकार की गति के कारण 2 प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गए। और इन दोनों चुंबकीय आघूर्ण से ही पूरे परमाणु में एक चुंबकीय आघूर्ण का निर्माण होता है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, यानी जो कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है वो इन दोनों का योग होता है। इन दोनों चुंबकीय आघूर्णों के ऊपर किसी भी पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण निर्भर करता है। देखिए, इसे बोर मैग्नेटोन में मापा जाता है। चुंबकीय आघूर्ण को मापने की इकाई होती है बोर मैग्नेटोन। क्लियर है बच्चों? आगे देखिएगा। इस आधार पर ठोस को 5 भागों में बांटा गया है। 5 प्रकार के ठोस होते हैं। पहला अनुचुंबकीय, दूसरा प्रतिचुंबकीय, तीसरा लोह चुंबकीय, चौथा प्रतिलोह चुंबकीय और 5वां है आपका फेरी चुंबकीय। देखिए बच्चों, हम इन 5 के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। यहाँ पे आपको चुंबकीय गुण समझना बहुत ही आवश्यक है। पता होना चाहिए कि किसी भी पदार्थ में चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अणु चुंबकीय के बारे में कि अणु चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। देखिए बच्चों, अणु चुंबकीय पदार्थ, ये कहा जाता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर
वो दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र में अगर उन पदार्थों को रखा जाएगा तो वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये कहा जाता है कि इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आप लोग सब जानते होंगे, यानी किसी भी कक्षक में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बात कर रही हूँ किसी एस कक्षक की बात कर रही हूँ, अगर एस कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी अयुग्मित अवस्था है। और अगर इसी एस कक्षक में इस तरीके से मैं दो इलेक्ट्रॉन बना दूं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की दिशा अपोजिट है, ये होती है युग्मित अवस्था। ये क्या होती है? युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये तो मैंने बताई एस कक्षक के बारे में। अगर पी की बात करें तो देखिए, पी में अगर मान लीजिए ये भी अयुग्मित अवस्था है, इस तरीके से इन दोनों में एक एक बना दिया, ये भी अयुग्मित अवस्था है, इसमें भी एक बना दिया, ये भी अयुग्मित अवस्था है। यानी जब एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अवस्था कौन सी होगी? अयुग्मित अवस्था। यानी ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और यही अगर इस तरीके से हो जाए, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो ये अवस्था होती है युग्मित अवस्था। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि किसी भी पदार्थ में अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो अणुचुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो देखिए समझिएगा, अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। देखिए बच्चों, अणुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं और इस गुण को अणुचुंबकत्व कहा जाता है। तो देखिए, चुंबकीय पदार्थों का चुंबक की तरफ आकर्षित होने के गुण को अणुचुंबकत्व कहा जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति होती है, कहने का तात्पर्य है कि जब चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाता है तो ये अपने चुंबकत्व के गुण को खो देते हैं। यानी इनमें चुंबकत्व जब तक ही रहता है जब तक कि इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाता है, इनका चुंबकत्व खत्म। क्लियर है? और इसका कारण क्या होता है? इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर इस तरीके से अयुग्मित अवस्था है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रूप में उपस्थित है, तो वहाँ पे पदार्थ अणुचुंबकीय गुण को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। अब इसके उदाहरण की बात करें, Cu+2, Fe+3, अगर आप देखेंगे Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के देखेंगे, Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकल के आया? निष्कर्ष ये निकल के आया कि किसी भी पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति ही अणुचुंबकत्व के लिए उत्तरदायी होती है। तो देखिए, अणुचुंबकीय पदार्थ आपको समझ में आए होंगे, अणुचुंबकत्व गुण आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रतिचुंबकत्व की तरफ। देखिए बच्चों, दूसरा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र में इन पदार्थों को रख दिया जाता है तो दुर्बल रूप से ये प्रतिकर्षित होंगे। इस गुण को क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकत्व। क्या कहा जाता है? प्रतिचुंबकत्व। यह गुण उन पदार्थों के द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अवस्था मैंने आपको बता दी भाई, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि एस में अगर इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन है तो ये युग्मित अवस्था है। पी में अगर इस तरीके से है, ये देखिए, ये भी क्या है? युग्मित अवस्था है इस तरीके से। तो कहने का तात्पर्य है कि उन पदार्थों में जिनमें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है? देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन के चुंबकत्व को दूसरे इलेक्ट्रॉन का चुंबकत्व क्या कर देता है? निरस्त कर देता है।
कहने का मतलब है हमने क्या देखा कि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होती है, अलग अलग। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा कैसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब है अगर एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण वामावर्त है तो दूसरे का क्या होगा, दक्षिणावर्त होगा। यानी एक अगर घड़ी की दिशा में चक्रण कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा के विपरीत चक्रण करता है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चुंबकत्व पैदा होता है उसकी दिशा अलग होती है और दूसरे चुंबकत्व के द्वारा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चुंबकत्व पैदा होता है उसकी दिशा अलग होती है। तो क्या होता है, दोनों के द्वारा उत्पन्न चुंबकत्व एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक इलेक्ट्रॉन के चुंबकत्व को दूसरे इलेक्ट्रॉन का चुंबकत्व कैंसिल कर देता है, निरस्त कर देता है। अब इसके उदाहरण पे ध्यान दीजिएगा, NaCl H2O C6H6। बेटा ये बेंजीन है, C6H6 को हम बेंजीन भी कहते हैं, जिससे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे बेंजीन के बारे में। और देखिए इसको हम इस तरीके से भी बना के दिखा सकते हैं, ये बेंजीन है। क्लियर है? तो ये हमने बात कर ली प्रतिचुंबकीय तत्वों के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं लोह चुंबकीय पदार्थों की तरफ। बेटा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये प्रश्न बनते हैं यहाँ से। देखिए लोह चुंबकीय पदार्थ, कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं और इन्हें लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखिए बच्चों, प्रबलता से आकर्षित होंगे, जबकि अणुचुंबकीय में हमने क्या बात की, अणुचुंबकीय में हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं और लोह चुंबकीय पदार्थ प्रबल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं और इस गुण को लोह चुंबकत्व कहते हैं। इनके इस गुण को क्या कहा जाता है, लोह चुंबकत्व। क्लियर है? आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में ये स्थायी चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखा जाता है तो ये स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। क्लियर है? यानी कहने का मतलब है इनमें स्थायी चुंबकत्व आ जाता है। तो आगे देखिए, इन्हें स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, यानी इनसे क्या बनाए जाते हैं, देखिए बच्चों, इनसे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। इनमें धातु आयन छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। अब देखिए यहाँ समझने वाला बिंदु आया है। क्या होता है, देखिए बच्चों, जो लोह चुंबकत्व पदार्थ होते हैं या जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें इन ठोसों में क्या होता है, जो छोटे छोटे धातु आयन होते हैं वो आयन आपस में छोटे छोटे खंडों के रूप में समूहित हो जाते हैं। यानी छोटे छोटे खंडों के रूप में एक समूह के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोमेन। जब किसी भी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है तो इन डोमेनों की जो दिशा होती है वो अव्यवस्थित होती है। कोई भी डोमेन की दिशा किधर भी हो जाएगी, यानी कोई अनियमित दिशा होती है, अनिश्चितता होती है। लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो सारे डोमेनों की जो दिशा है वो एक निश्चित व्यवस्थित हो जाती है, यानी इनका अभिविन्यास एक ही दिशा में हो जाता है। और इस एक दिशा में अभिविन्यास होने के कारण ही इनमें स्थायी चुंबकीय गुण आ जाता है। तो समझ में आया क्या होते हैं डोमेन? यानी कहने का तात्पर्य है कि जो धातु आयन है वो छोटे छोटे समूह के रूप में एक जगह समूहित हो गए, उन्होंने छोटे छोटे समूह के रूप में एक जगह इकट्ठे हो गए, जिन्हें डोमेन नाम दिया गया है। तो देखिए इस पॉइंट को हम डोमेन के द्वारा समझेंगे। जो लोहा चुंबकीय पदार्थ है उसको डोमेन कंसेप्ट के द्वारा समझेंगे। तो डोमेन आप लोगों को समझ में आ ही गया क्या होता है डोमेन। आगे देखिएगा, तो प्रत्येक जो डोमेन होता है, जो मैं प्रत्येक डोमेन की बात कर रही हूँ, वो छोटे चुंबक की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये डोमेन ठोस में अनियमित रूप से अभिविन्यासित रहते हैं। मैं अभी अभी आपको बता चुकी हूँ ये चीज़ कि अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो ये कैसे व्यवस्थित रहेंगे, अनियमित रूप से। कैसे? अनियमित रूप से अभिविन्यासित रहेंगे डोमेन। किसी डोमेन की दिशा इधर, किसी की इधर, किसी के ऊपर, किसी के नीचे, यानी कोई इनका नियमित अभिविन्यास नहीं है। लेकिन
चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक ही दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो आया समझ में कि जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाएगा, इनका अभिविन्यास एक ही दिशा में, सभी डोमेनों का अभिविन्यास जो होता है वो एक ही दिशा में हो जाता है और इससे प्रबल चुंबकीय प्रभाव पैदा होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी इनका चुंबकीय प्रभाव एज इट इज बना रहता है, यानी स्थायी चुंबकत्व दर्शाते हैं। तो मैंने बताया था ये पदार्थ क्या दर्शाते हैं, स्थायी चुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं। उदाहरण देखिए, हमारा आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, ये इसके क्या है, उदाहरण है। तो देखिए बच्चों, ये डोमेन का कंसेप्ट और लौह चुंबकीय पदार्थ आपको समझ में आए होंगे। अब हम एक डायग्राम के थ्रू इसे समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये एक डोमेन की आपको संरचना दिखाई गई है, जिसमें क्या देखा, ये छोटे छोटे समूह बन रहे हैं। बेटा ध्यान से देखिए, ये छोटे छोटे समूह के रूप में जो आयन है वो एक तरीके से क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए। ये डोमेन, ये देखिए, ये सब, ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये अलग अलग डोमेन बने हुए हैं किसी भी ठोस में। अब देखिए, ये जो इनका अभिविन्यास है, ये कैसा अभिविन्यास है, अनियमित अभिविन्यास। आप देखेंगे किसी डोमेन में दिशा, जैसे इसमें दिशा इधर है, इस डोमेन में दिशा इधर है, इसमें भी दिशा इधर है, इसमें दिशा इधर है, यानी हर डोमेन में जो दिशा है वो अलग अलग डायरेक्शन में है, अभिविन्यास अलग अलग है। ये तो हम बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जब किसी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा हुआ। लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कैसा अभिविन्यास प्रदर्शित करते हैं, ये नियमित अभिविन्यास। देखिए, आप ध्यान से देखिए, प्रत्येक इस डोमेन में, इसमें आप प्रत्येक डोमेन को ध्यान से देखोगे तो जो अभिविन्यास है वो एक ही दिशा में ऊपर की तरफ है। देखिए, ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, ये जो एरो आपको अभिविन्यास को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो आप देखेंगे एक ही दिशा में अभिविन्यास है और इसी कारण से इनमें क्या पैदा हो जाता है, स्थायी चुंबकत्व का गुण। या हम कह सकते हैं ये कैसे व्यवहार करते हैं, स्थायी चुंबक की तरह ये क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये कंसेप्ट, ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे जो हम बात कर रहे हैं प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों के बारे में। देखिए, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकत्व क्या होता है, इनकी संरचना लोह चुंबकीय ठोसों के समान होती है। यानी जो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, इनकी संरचना भी लोह चुंबकीय के समान होती है। कहने का तात्पर्य है, इनमें भी डोमेन होते हैं, लेकिन परंतु इनमें डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं और एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनमें अगर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाएगा तो भी क्या होगा, जो डोमेन होते हैं उन डोमेनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। यानी एक डोमेन की दिशा अगर इधर तो दूसरे की इधर, तीसरे की अगर इधर, चौथे की इधर। और इस तरीके से आपने क्या देखा कि दिशा विपरीत विपरीत है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। इस गुण को प्रतिलोह चुंबकत्व भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण MnO2, Mn2O3 इसके क्या है, उदाहरण है। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं फेरी चुंबकीय पदार्थों की तरफ। देखिए बच्चों, फेरी चुंबकत्व, इनकी संरचना भी लोह चुंबकत्व के समान ही होती है। इनमें भी डोमेन पाए जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनमें भी डोमेन का जो विन्यास होता है वो अव्यवस्थित होता है। लेकिन डोमेनों के जो चुंबकीय आघूर्ण का संरेखन होता है वो समानांतर एवं प्रति समानांतर दिशाओं में असमान होता है। कहने का मतलब है इनमें भी डोमेन की दिशा अलग अलग होती है, लेकिन ये जो अभिविन्यास होता है ये असमान रूप से होता है। देखिए कैसे,
मान लीजिए एक डोमेन की दिशा ऊपर है, एक की नीचे, फिर इसकी ऊपर, फिर इसकी मान लीजिए ऊपर है, फिर इसकी नीचे है। तो हमने क्या देखा, कोई ये सिस्टमेटिक या कोई समान व्यवस्था है? नहीं। देखिए इनकी व्यवस्था, एक की दिशा ऊपर है तो एक की नीचे, इसमें दोनों की ही ऊपर है, मान लीजिए इसमें दोनों की ही नीचे है। यानी एक असमान व्यवस्था होती है समानांतर और प्रति समानांतर दिशाओं में। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि इनमें चुंबकीय गुण तो पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते, इनमें चुंबकीय गुण तो पाए जाते हैं, लेकिन लोह चुंबकत्व की तुलना में ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। तो देखिए ये लोह चुंबकत्व पदार्थों की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। गर्म करने पर फेरी चुंबकत्व अपना गुण क्या कर देते हैं, खो देते हैं। जब इन्हें गर्म किया जाता है तो ये अपने फेरी चुंबकत्व के गुण को क्या कर देंगे, खो देंगे, और किस में बदल जाएंगे, अणु चुंबकीय में बदल जाते हैं। तो देखा आपने, कहने का मतलब है इनमें जो व्यवस्था होती है वो असमान रूप से व्यवस्था होती है। तो इनमें चुंबकीय गुण तो होता है लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थों की तुलना में कम होता है। उदाहरण देखिए, Fe3O4, MgFe2O4, ये इसके क्या है बेटा, उदाहरण है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, फेरी चुंबकत्व क्या होते हैं, क्लियर हो गया होगा। एक बार देखिए हम वापस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए ये पहला चित्र ध्यान से देखिए, पहले चित्र को आप ध्यान से देखेंगे, ये जो आपको दिखाए गए हैं ये डोमेन है, ये डोमेन है बेटा। देखिए फर्स्ट चित्र को, इस वाले को आप ध्यान से देखेंगे, इस वाले को, तो आप देखेंगे कि डोमेन में जो अभिविन्यास है वो एक ही दिशा में है। ये हम बात कर रहे हैं जब इन पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर जब एक ही दिशा में डोमेन इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं तो ये किस में पाया जाती है इस प्रकार की व्यवस्था, लोह चुंबकीय पदार्थों में। जो के वाली व्यवस्था है ये लोह चुंबकीय पदार्थों में पाई जाती है। डोमेनों की दिशा एक ही होती है, एक ही दिशा में अभिविन्यासित होते हैं। क्लियर है। दूसरा देखिए, ये जो ख, आपको जो दूसरा डायग्राम ख करके दिखाया गया है, इसकी बात कर रहे हैं हम, ये प्रति लोह चुंबकीय का है। ध्यान से देखिए, इसमें एक डोमेन की दिशा ऊपर, इसकी नीचे, ऊपर, इसकी नीचे, इसकी ऊपर और इसकी नीचे। तो आपने क्या देखा कि अगर एक के द्वारा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसको दूसरा नष्ट कर देगा, तीसरे के द्वारा जो उत्पन्न होगा उसको चौथा नष्ट कर देगा, करेगा, क्योंकि दिशा एक दूसरे की क्या है, एक की दिशा ऊपर है तो एक की दिशा नीचे की तरफ है, विपरीत दिशा में है। तो इस तरीके की व्यवस्था होती है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में। और बच्चों अब हम बात करें फेरी चुंबकीय के बारे में, तो इसमें देखिए डोमेनों की व्यवस्था, इस वाले में ध्यान से देखिए, वही है, दिशा अलग अलग ही है, डोमेनों की दिशा अलग अलग है लेकिन असमान रूप से। इसकी दिशा ऊपर है, इसकी भी ऊपर है, इसकी नीचे हो गई तो इनकी ऊपर हो गई, हुई नहीं हुई, ठीक है। तो आपने क्या देखा, असमान रूप से व्यवस्था हो रही है यहाँ पे। तो यानी चुंबकीय गुण तो यहाँ पे है लेकिन इसकी तुलना में इनमें क्या होता है, चुंबकीय गुण कम होता है। तो देखिए बच्चों, इस चित्र के माध्यम से आपको इन तीनों का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और फेरी चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। क्लियर है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि ताप का प्रभाव क्या होता है, यानी जो चुंबकीय गुण होते हैं उस पर ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय गुणों पर ताप का प्रभाव पड़ता है। देखिए बच्चों, चुंबकीय जो गुण होते हैं उन पर ताप का प्रभाव पड़ता है कैसे, उच्च ताप पर लोह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय और जो प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं ये अणु चुंबकीय ठोस में बदल जाते हैं। जैसे जैसे ताप को बढ़ाया जाता है ये अणु चुंबकीय व्यवस्था की ओर चले जाते हैं या अणु चुंबकीय पदार्थों में बदल जाते हैं। क्यों, देखिए, क्योंकि ताप बढ़ाने पर इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। कहने का मतलब है जैसे ही ताप बढ़ाया जाएगा इनमें इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण है वो क्या हो गया, अव्यवस्थित हो जाता है।
वो अयुग्मित रूप में आ जाते हैं और अणु चुंबकीय के गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो देखा आपने, ताप का प्रभाव पड़ता है चुंबकीय गुणों पर। तो देखिए बच्चों, ये जो लास्ट टॉपिक है ठोसों में चुंबकीय गुण, ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे के वीडियो में हम इस यूनिट से संबंधित जो भी हमारी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न हैं उनको लेके आएंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों ज़रूरी है कि जितने भी इस यूनिट से संबंधित वीडियो है वो सारे वीडियो आपको समझ में आना ज़रूरी है। आपको वो सारे वीडियो क्लियर होना ज़रूरी है, कंसेप्ट पूरी तरीके से आना ज़रूरी है, तभी हम उन प्रश्न उत्तर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आगे वाले वीडियो को आपको और ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।